हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 परीक्षा आपकी शुरू हो चुकी है। आज आपके 10 जनवरी का पहले दिन का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो ऑल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके और हिंदी से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे, जो आज आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो में हम 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। देखिए दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से जो संबंधित आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, इससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 50 रुपये का नया नोट डैश रंग का है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था 50 रुपये का जो नया नोट है वो किस कलर का है। देखिए दोस्तों, 50 रुपये का जो नया नोट है वो आपके फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा इस नोट के पीछे हम्पी के रथ की तस्वीर है, और इसके साथ ही इस नोट पर भी स्वच्छ भारत का क्या है, लोगो बना हुआ है। तो ये दो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको और बताई है, वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था। देखिए दोस्तों, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे आपके पूर्मा बनर्जी थी। कौन थे? पूर्मा बनर्जी थे। ठीक है, इन्होंने 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में ये ध्वजवाहन किया था। ठीक है, नेतृत्व किया था। तो पूर्मा बनर्जी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। ये ही ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक बने थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ। देखिए दोस्तों, 2022 में त्रिपुरा से जो राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए वो नियुक्त हुए बिप्लब कुमार देव। तो बिप्लब कुमार देव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, और ये 22 सितंबर 2022 से है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की, तो ये है कुचिपुड़ी। आने वाली शिफ्टों के लिए बता दूं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और जो कथकली है वो आपके केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। देखिए दोस्तों, जो बैडमिंटन का खेल होता है उसमें जो एक मैच में टोटल पॉइंट्स का गेम होता है वो 21 पॉइंट्स का होता है, और 21 ही आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो 21 पॉइंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो ये 11 पॉइंट का होता है, और जो वॉलीबॉल का खेल है वो 25 पॉइंट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं। देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे H2SO4 की कार्बन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 SO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आंकलन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आंकलन के मैं आपको सारे पर्यायवाची शब्द बता देता हूं। प्राक्थन, अगणन, अर्धगणन, मूल्य निरूपण, आंक, कूट, तखमीना, आंकलन। ये क्या है? आंकलन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपको इनमें से क्या ऑप्शन में दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंट के मुंह में जीरा
मुहावरे का सही अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। ये क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा होना मुहावरे का अर्थ है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जल के पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए दोस्तों, जल के काफी सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो मैं आपको सभी बता देता हूं। वारी पानी, नीर सलील, तोय उदक, अंबु जीवन, पेय अमृत, मेघ पुष्प। ठीक है, ये क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नदी के भी बता देता हूं, सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्जनी, आपगा, निम्गना और कुलकंशा। ये क्या है? नदी के होते हैं, जो आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। आपसे हिमालय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। देखिए दोस्तों, हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री और नगेश। ये क्या है? हिमालय के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एकल शब्द से रिलेटेड, जिसका खंडन न किया जा सके। तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अखंडनीय। ठीक है, तो अखंडनीय इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अनंत का पर्यायवाची शब्द। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा असीम, बेहद, निसीम, अपरिमित, अविनाशी, नित्य, अक्षम, अक्षुण, अमर, अतिशय, अधिक, अगणित, असंख्य, बहुत, बेशुमार, आकाश, आसमान, नभ, गगन। ये क्या है? आपके अनंत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आप बताइएगा अनंत का पर्यायवाची पूछा गया था या फिर विलोम पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो डी बालकृष्ण है वो एक कर्नाटक संगीतकार है, जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर था। और जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 5वीं एंड छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसे रोलिंग प्लान कहा गया था, जो कि 1978 से 1980 तक था। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये 1951 से 56 तक था, दूसरा 56 से 61 तक था, तीसरा 1961 से 66 तक था, फिर प्लान हॉलीडेज आया जो कि 1966 से 1969 तक रहा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया खाने की शुरुआत या फिर मुख किस में खुलता है। तो ये मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से इसकी शुरुआत होती है, जो कि आहार नाल का प्रथम भाग होता है। ठीक है, आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और फिर आंत। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन नहीं मिले थे। क्रिमिनल केस के अंतर्गत 2 केसेस आते हैं, एक तो आपराधिक मामले होते हैं और एक सिविल केस होते हैं। ठीक है, आप एग्जैक्ट ऑप्शन बताइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है दोस्तों, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है। देखिए दोस्तों, फाल्गुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि जो त्योहार है मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था कि दोस्तों ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। ये जो स्किल इंडिया था, ये जो कैंपेन शुरू हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 15 जुलाई 2015 को, जो कि स्किल इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो बिनोय विश्वम ये क्या इसके अध्यक्ष थे और इसे 26 दिसंबर 1925 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो तमिलनाडु के तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। तमिलनाडु तट पर
अक्टूबर और नवंबर महीने में सामान्य से अधिक भारी वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी पश्चिम मानसून अक्टूबर की पहली 2 सप्ताह में भारी वर्षा का एक बड़ा हिस्सा लेकर आता है। बंगाल की खाड़ी से नमी की निरंतर आपूर्ति के साथ असामान्य रूप से सक्रिय उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर के अंत से उच्च वर्षा का मुख्य कारण रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था, आपको करा देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 35 में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने डिटेल से कवर कर लिया। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया गया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद।